Silent, please. चलें भाई, आपको रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस तब बताएंगे। आप पहले मुझे बताइए ये इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है? जब कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू ग्रेटर देन होती है रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट कौन सी होती है? नेट फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज। चलें अब साइलेंट होइएगा। इम्पेयरमेंट लॉस तब होता है जब हम अपने बुक्स में एसेट की वैल्यूज ज़्यादा रिकॉर्ड की होती है, हमें हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें बेनिफिट ज़्यादा देगा, लेकिन एक्चुअल में जब हम वर्किंग करते हैं ये किसी भी तरह हमें ज़्यादा बेनिफिट हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं दे रहा होता, चाहे हम इसे फ्यूचर में यूज़ करें या फिर सेल ना करें। तो फिर हम अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इस इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और इस इम्पेयरमेंट लॉस को कहाँ ले जाना है? इनकम स्टेटमेंट। इसे तो नहीं ना ओसीआई में लेके जाना है, इसको कहाँ लेके जाना है? ओआई इनकम स्टेटमेंट। अब गौर से सुननी है मेरी बात। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे ये बात कही थी कि बेटे जब रिवैल्यूएशन सरप्लस या डेफिसिट आता है पर एनम बेसिस पे हम उसे एडजस्ट करते हैं, याद आ रहा है? और वो कैसे एडजस्ट करते हैं? जो ओपनिंग बैलेंस होता है डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, तो वो फिर जो कैरी डाउन आता है वो एडजस्ट होता है। सरप्लस ने डेफिसिट के एंगेज में और डेफिसिट के कैरी डाउन ने सरप्लस के एंगेज में एडजस्ट होना होता है, ये बात याद है? इसी तरह इम्पेयरमेंट लॉस भी पर एनम बेसिस पे एडजस्ट होता है, इसको भी ऐसे ही एडजस्ट करो। जितना इम्पेयरमेंट लॉस आया वो उसका ब्रॉड डाउन था। एडजस्टमेंट कैसे डालोगे? इम्पेयरमेंट लॉस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। या तो इस तरह कर लीजिएगा या फिर जरा याद कीजिएगा, हमने IAS 16 के चैप्टर में स्टार्टिंग क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट कैसे दी थी। रिवैल्यूएशन से पहले जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस था और आफ्टर रिवैल्यूएशन जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस था, उनका डिफरेंस। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हो। बिफोर चेंज डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना था और आफ्टर चेंज कितना है, ये भी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट यूं भी फाइंड आउट की जा सकती है। या फिर कैसे फाइंड आउट करना है? ब्रॉड डाउन बैलेंस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सिंपल इज दैट, कीप इन माइंड इम्पेयरमेंट लॉस भी ऐसे ही पर एनम बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे एडजस्ट होगा और उसका कैरी डाउन आएगा। अब इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल है, हालात बदल गए, अच्छे हो गए, कोई ऐसा चेंज आया कि भाई रिकवरेबल अमाउंट जो है वो एक्सीड कर गई आपकी बुक वैल्यू से, ऐसा पॉसिबल है। तो जब रिकवरेबल अमाउंट एक्सीड कर जाए आपकी बुक वैल्यू से, इसका मतलब है कि एसेट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, आइदर थ्रू सेलिंग और थ्रू यूजेज। यूज करो या तो तब ज़्यादा बेनिफिट देगा बेच के। इन सिंपल इज दैट, जो वैल्यू आपने रिकॉर्ड की हुई है उस वैल्यू से वो ज़्यादा बेनिफिट हमें अब इस सिचुएशन में देगा। तो फिर क्या करेंगे? जो ऑलरेडी आपने लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है उसे रिवर्स कर दो। कितना रिवर्स होगा डिपेंड कि आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस में कितना कैरेड डाउन पड़ा हुआ है। क्या मैंने बात कही कि रिवर्सल हम कब करेंगे? आपने इम्पेयरमेंट लॉस इनिशियल ईयर्स में रिकॉर्ड कर लिया, ऑनवर्ड क्या हुआ, किसी साल में जाकर हुआ ये कि भाई रिवर्स सिचुएशन हो गई, आपकी बुक वैल्यू कम हो गई और आपकी रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई। अब आपने करना क्या है जनाब? पहले साल ये हुआ था और हमने इम्पेयरमेंट लॉस का ब्रॉड डाउन फाइंड आउट किया। सपोज दैट वाज 100, हमने उसमें 20 की एडजस्टमेंट डाली बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, पर एनम बेस पे एडजस्ट किया। मेरे पास इम्पेयरमेंट
लॉस का कैरी डाउन कितना आ रहा है 80, इतना आ रहा था जब रिवर्सल डालना पड़ गया मुझे। अब रिवर्सल के केस में होगा क्या, मुझे बेनिफिट। अब बेनिफिट को क्या करें, आपके जिस तरह आईपी में मैंने ये बात कही थी कि आईपी के केस में बेनिफिट है, ये लॉस है, डेफिसिट है, ये सरप्लस है, वो किसका पार्ट बनेगा, इनकम स्टेटमेंट ओआई का। 16 में अलग बात है, सरप्लस ने किधर जाना है, ओसीआई में, और डेफिसिट ने कहाँ जाना है, ओआई में। ये चीजें याद है, मैं बार बार रिकॉल कर रही हूँ और आपको कोरिलेट कर रही हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस में भी ये बात याद रखिएगा। इम्पेयरमेंट लॉस है तब भी इनकम स्टेटमेंट में, इम्पेयरमेंट बेनिफिट है मतलब वो रिवर्सल है, बेनिफिट तो नहीं कहना चाहिए उसे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट है, उसने भी कहाँ जाना है, इनकम स्टेटमेंट। लेकिन कितनी अमाउंट जानी है, अप टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। फर्ज कीजिए नेक्स्ट ईयर में जाके जो मुझे रिवर्सल डालनी पड़ी है, जो बेनिफिट हो रहा है ऑनवर्ड ईयर में, वो कहता है वो आपका है जी 90। अब मैंने क्या करना है, इस 90 ने इनकम स्टेटमेंट में जाकर 80 को कैंसिल करना है, और जो रिमेनिंग 10 है वो मेरा बेनिफिट है, उसको क्या करेंगे, ओसीआई में ले जाएंगे। आपकी इनकम स्टेटमेंट में इंपेयरमेंट के रिवर्सल की उतनी ही अमाउंट जाएगी, दैट मस्ट बी इक्वल टू द कैरी डाउन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। और जो बकाया बच जाएगी अमाउंट, आपने इसको कंसिडर करना है एज रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसको ये सपोज करना है, और अगर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो फिर ये किसका पार्ट बनेगा, ओसीआई का। क्या ये बात याद रहेगी, ओके। अब एक तो आपको ये बात गाइड करनी थी, दूसरी बात अब हम सीखेंगे इस चैप्टर में के लास्ट सेक्शन में, हाउ टू रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट लॉस and how to record the reversal of impairment loss। इसको नोट कीजिए, पिक लीजिए। अब हम जर्नलाइजेशन की तरफ चलेंगे। जी बच्चों डन, बढ़े आगे। जी आगे बढ़ते हैं। हाउ टू जर्नलाइज इम्पेयरमेंट एंड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पढ़ी हुई आपने, और क्रेडिट किसको करते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पहले एंट्री पता पास क्या की जाती थी आपको, उसमें आईटीए की बुक में भी एंट्री मिली होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करो और डायरेक्टली एसेट को क्रेडिट कर दो। एक ये मेथड भी था, लेकिन ये ऑब्सोल्यूट हो चुका, अब ये नॉर्मली यूज नहीं होता। अगर वो मेथड ऑप्ट करते थे तो टीचर ने गाइड किया होगा कि प्रॉब्लम क्या आता था, ऑनवर्ड ईयर में हमें एसेट के ऑपोजिट कॉस्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। एसेट हमेशा बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होता चला जाएगा, वो गोइंग कंसर्न के एंगेज्ड हो जाता था। तो इसलिए क्या कहा गया भाई, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, नेगेटिव एसेट अकाउंट ओपन करें, हर साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस में ऐड करें, और बैलेंस शीट में जाके एसेट की कॉस्ट में से इसे माइनस करें। बुक वैल्यू की इंफॉर्मेशन भी ईच ईयर आपको मिलेगी और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी हमें ईच ईयर मिलेगी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से वर्किंग बैक करके हमें मजीद ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि एसेट को अब तक हम कितने ईयर्स यूटिलाइज कर चुके हैं, ये हमें बेनिफिट मिलता है। अब यहां वो इस चैप्टर में क्या कर रहा है, दोनों सिचुएशंस में, जब एक्यूमुलेटेड का अकाउंट है तब, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है तब, दोनों सिचुएशन में इनको जर्नलाइज कैसे किया जाए, तो वो तरीका आपको सिखा रहा है। हाउ टू रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट लॉस। दो सिचुएशंस होती हैं बेटे, व्हेन यूजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह हम एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट बनाते हैं। व्हेन यूजिंग एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट
loss account in the absence of accumulated impairment लॉस अकाउंट। ये इन दो सिचुएशन में। अब इम्पेयरमेंट किन के एंगेज में होता है बताओ मैंने बताया हुआ पीपीई के एंगेज में तो मस्ट होगा आइदर यू आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। आईपी के एंगेज में कब होगा कॉस्ट मॉडल। इन्वेंट्री के एंगेज में कब होगा नेवर। करंट एसेट पे इम्पेयरमेंट लॉस की एप्लीकेशन नहीं होती, स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन नहीं होती। चलें भाई, अब एज वी नो कि पीपी है, पीपी की अगर बात करें तो एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल भी हमारे पास अवेलेबल है और फेयर वैल्यू मॉडल भी अवेलेबल है। अब दोनों सिचुएशन में इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए, देखो जब आप अपने नॉन करंट एसेट्स के लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे होंगे और इम्पेयरमेंट लॉस को डायरेक्टली एसेट में से माइनस नहीं कर रहे होंगे बल्कि उनको एक्यूमुलेट करने के बाद एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर रहे होंगे, ऐसी सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होगी। कीप इन माइंड कोई भी सिचुएशन हो, लॉस है और लॉस ने हमेशा क्या होना है डेबिट हो। आपका एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे था, आपका एसेट कॉस्ट मॉडल पे था, आपके अब उसमें क्या कहते हैं क्यूमुलेटेड का काउंट था या नहीं था। इम्पेयरमेंट लॉस ने क्या होना है हमेशा डेबिट। तो मैंने यहां क्या करना है भाई, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट को करना है डेबिट और क्रेडिट किसको करना है। मैंने कौन सा अकाउंट ओपन किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया, ठीक है। तो आपने सिंपल ये एंट्री करनी और इस इम्पेयरमेंट लॉस ने कहां जाना है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है इसने डायरेक्टली कहां जाना है इनकम स्टेटमेंट। ये बात समझ में आई, इधर बढ़ते। इसकी एंट्री में क्या चेंज होगा, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट में डेबिट होना है लेकिन ये 2 टाइम्स भी डेबिट हो सकता है और 1 टाइम भी डेबिट हो सकता है। टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी मैंने लिख दिया, टू एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, इसने क्रेडिट होना है। इम्पेयरमेंट लॉस इनकम स्टेटमेंट वाला भी डेबिट हो सकता है और ओसीआई भी डेबिट हो सकता है। अब ये क्या बात हुई, पहले तो इन दोनों में चेंज देखिए क्या है इन दोनों एंट्रीज में। यहां इम्पेयरमेंट लॉस ओसीआई में भी जा रहा है और यहां सिर्फ कहां जा रहा है इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्टली ओआई में जा रहा है। अब सुनिए, कॉस्ट मॉडल है, प्रीवियस एसेट कभी रिवैल्यूड नहीं हुआ होगा, कोई ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर आप अपने एसेट को फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर आ रहे हो, उसकी रिवैल्यूएशन हो रही है रेगुलर बेसिस पे, तो ये पॉसिबल है कि पीछे किसी साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ हो और वो रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास ओसीआई में अभी उसका कैरी डाउन एग्जिस्ट कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या हैं, फर्ज कीजिए मेरा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 100 का और रिवैल्यूएशन सरप्लस में ओसीआई में अभी बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है 40 का, तो इस इम्पेयरमेंट लॉस ने पहले जाना है 100 में से 40 के इम्पेयरमेंट लॉस ने कहाँ जाना है ओसीआई में जाना है और जाके सरप्लस को कैंसल करना है और जो रिमेनिंग मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस होगा उसने कहाँ जाना है इनकम स्टेटमेंट ओआई में। हाँ जी, बात क्लियर हुई। इधर आते हैं, एक्यूमुलेटेड का आपके पास अगर इम्पेयरमेंट का अकाउंट नहीं है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब यहां पे आपको करना क्या होगा, अगर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का अकाउंट नहीं है और एसेट के लिए या हम यूज कर रहे हैं, चलो इसी तरह ये 2 बना देते हैं, कॉस्ट मॉडल या आप यूज कर रहे हो फेयर वैल्यू मॉडल। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इम्पेयरमेंट लॉस ने ऐसे ही रिकॉर्ड होना है इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कॉस्ट मॉडल है इसने डायरेक्टली कहां जाना है ओआई इनकम स्टेटमेंट में। क्रेडिट किसको करें, एक्यूमुलेटेड का जब अकाउंट नहीं होता
हम एक्सपेंस को एक्यूमुलेट नहीं करते, एक्यूमुलेट करके भी तो एसेट में से माइनस ही करना है। तो यहां आपने क्या करना है, एसेट अकाउंट को डायरेक्टली क्रेडिट कर दे। ये बात क्लियर हुई? इधर आइए। जब आप बेटे फेयर वैल्यू मॉडल को यूज कर रहे होंगे और इंपेयरमेंट लॉस को आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत होगी, तो तब आपने क्या करना है, सेम यही बात है, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट को डेबिट करना है, 2 टाइम्स डेबिट हो सकता है, और क्रेडिट किसको करना है, एसेट अकाउंट को। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, वही सिचुएशन जो मैंने वहां पे समझाई। वहां पे क्या करना है भाई, इनकम स्टेटमेंट में भी आ सकता है और किस में आ सकता है, ओसीआई में भी आ सकता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? वहां किसको क्रेडिट कर रहे हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां किसको क्रेडिट कर रहे हो, एसेट को। वहां किसको डेबिट हो रहा कर रहे हो, इंपेयरमेंट लॉस को। यहां पे भी इंपेयरमेंट लॉस ही यूज होता है, लेकिन जब फेयर वैल्यू मॉडल होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी इस लॉस से पहले सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा होगा ओसीआई में, तो इस इंपेयरमेंट लॉस ने पहले ओसीआई में जाकर उस सरप्लस को कैंसिल करना है और रिमेनिंग अमाउंट ने कहाँ आना है, इनकम स्टेटमेंट। ये देखो, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे डेबिट दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों में एक चीज का और डिफरेंस है, और वो क्या है, जब बेटे हम एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंट नहीं है, तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, एसेट में उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको अपनी प्रीवियस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी कैंसिल करना होगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने किस तरह कैंसिल करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपने डेबिट करना है और एसेट अकाउंट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना। ऐसा क्यों करना है जी, कोई लॉजिक समझ में आ रही है? ऐसा आपने क्यों करना है? ऐसा आपने इसलिए करना है, इंपेयरमेंट लॉस को डायरेक्टली किस में ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट अकाउंट में। और एसेट अकाउंट में जब आपने डायरेक्टली ट्रांसफर करना है, मुझे एक बात बताओ, इंपेयरमेंट लॉस कैसे आता है, हमने ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की थी? इंपेयरमेंट लॉस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट, इसके डिफरेंस को बोला था। तो बेटे बुक वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हो, तो बुक वैल्यू पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को एसेट में से माइनस करना होगा। तो इसलिए जब एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंट नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में आपने क्या काम करना है, प्रीवियस डेप्रिसिएशन को भी कैंसिल करना और उसे बुक वैल्यू पे लेकर आना। ठीक है, अब ये जो सामने लिखा हुआ है, इस तरह अगर क्लियर ना हो, हम क्या करते हैं, इसको सामने रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओपन योर बुक्स। मुझे बताइएगा हमने लास्ट कौन सी एग्जाम्पल कर ली हुई है? चलिए आइएगा बेटे एग्जाम्पल नंबर 11 पे। चलें बेटे एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। पेज नंबर 165। ऐसे ही फुल कंसंट्रेशन के साथ पार्टिसिपेट करोगे। एन एसेट हैज अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 2 लाख। तो बेटे उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, 3 लाख। कैरिंग अमाउंट 3 लाख, जबकि उसने रिकवरेबल अमाउंट खुद ही आपको कैलकुलेट करके दे दी, और वो कितनी है जनाब आपके पास, 2,80,000। इंपेयरमेंट लॉस हुआ, यस। रिकॉर्ड करें। अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए मेथड नंबर 1 में है कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट के अकाउंट को ओपन करें, तो एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट
और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 20। मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे? हमें कॉस्ट मॉडल पे दो काम करने हैं। एक तो इम्पेयरमेंट लॉस को इस तरह रिकॉर्ड करना है, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। दूसरा क्या काम करना है? उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल करना है। चेक कीजिए क्या उसने ऐसा किया। ठीक है, वो यहाँ पे इसको मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। मेथड नंबर 1 में एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट होता है और मेथड नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट नहीं होता। बताइए बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ये तो उसने क्वेश्चन में कहीं बताया ही नहीं है कि हम ऑलरेडी कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे थे या फेयर वैल्यू मॉडल। या तो क्लियरली बताएगा या कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस का जिक्र करेगा। अगर क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बताया, ना रिवैल्यूएशन सरप्लस का जिक्र किया, तो हमेशा आप एज्यूम करोगे कॉस्ट मॉडल, अनलेस अनटिल वो खुद आपको ना बता दे। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भाई यही एग्जाम्पल है और अब के बाद क्या कह रहा है? कहता है एसेट की कॉस्ट वही 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 280। अभी भी मुझे 20,000 का इंपेयरमेंट लॉस है, लेकिन उसने एक स्टेप आगे लेकर गया आपको। कहते हैं आपके पास 7,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, और अगर आपके पास 7,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, इसका मतलब एसेट ऑलरेडी कौन से मॉडल पे था? फेयर वैल्यू मॉडल। अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल पे था तो जरा ये मुझे बताओ कैसे ये रिकॉर्ड करोगे एंट्री? आपने क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को कितने से क्रेडिट करना है? 20 से। और ओसीआई में इंपेयरमेंट लॉस कितना लेके जाना है? जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा हुआ है, और वो कितना पड़ा हुआ है? 7 से ओसीआई डेबिट, और रिमेनिंग अमाउंट आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी वो कितनी? 30। अब समझ में आ रहा है? इस मेथड में ये एंट्री, और जब इस मेथड में आओगे सेम यही एंट्री करोगे, लेकिन आपका क्रेडिट का टाइटल बदल जाएगा। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लिखने की बजाय क्या लिखोगे? एसेट अकाउंट। और एक काम और करना होगा, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल करना होगा। हाँ जी, चेक कीजिए क्या उसने एंट्री की इस तरह। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। रिवर्सल में क्या करें? बहुत इजी है। जब रिवर्सल हो रहा है तो आपने इन एंट्रीज को रिवर्स कर देना, सेम ऐसे। अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट है तो इसकी रिवर्सल एंट्री पास कीजिए। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को डेबिट करोगे और इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट करोगे, और इसमें इसको रिवर्स कर दोगे। और जब आपके पास एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट नहीं है तो हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड को भी कैंसिल कर दोगे और इसका भी रिवर्स कर दोगे। इस एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब डेप्रिसिएशन को कैंसिल करते हैं एंट्री यही होती है, एक्यूमुलेटेड डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। सिर्फ इसने रिवर्स होना। इसने कैसे रिवर्स होना है? एसेट अकाउंट टू इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट कर दो या रिवर्सल का वर्ड यूज कर दो। ठीक है, चलो करें, बढ़ते हैं जनाब आगे। एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 167, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लीजिएगा। कहता है जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, और इस दफा खुद बता रहा है कौन सा मॉडल यूज करें? कॉस्ट मॉडल। पहले वाला मेथड ही ऑप्ट कर लें या दूसरे की तरफ चलें? चलो दोनों मेथड की प्रैक्टिस करते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहले वाला मेथड एक्यूमुलेटेड के थ्रू चलते हैं। एन एसेट वॉज परचेज्ड for 1 lakh on 1st January 2021 with 10 years useful life, nil residual value, straight line method, depreciation का expense per year आ गया 10,000। अब 31 दिसंबर 2021 आपने 10,000 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। ठीक है, किया भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। On this date, the recoverable amount of the asset was determined to be 72,000।
72,000 अगर रिकवरेबल अमाउंट है तो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए मैंने रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन किसके साथ करना है, उस टाइम जो बुक वैल्यू, और उस टाइम बुक वैल्यू कितनी है 90,000, 90 माइनस 72 कहता है 18,000 का लॉस हुआ। 18,000 के लॉस को रिकॉर्ड कीजिए, कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, क्या एंट्री करोगे, क्या लिखा हुआ है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। और अगर एक्यूमुलेटेड का अकाउंट नहीं है फिर क्या करोगे भाई, आपने इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करना है और एसेट को क्रेडिट, और इस इम्पेयरमेंट लॉस को कहां ले जाना है, इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा काम क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल करना है। पहले साल ये एंट्रीज करोगे। आगे बढ़ते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 18,000 पे। अब एज यू नो बेटे, जब वैल्यूज चेंज होती हैं, प्रीवियस 2 चैप्टर्स ने आपको क्या सिखाया, ऑनवर्ड ईयर्स में जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट किया जाता है, न्यू वैल्यूज माइनस रिमेनिंग रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। आपने एसेट को 1 लाख पे परचेज किया, कब भाई, 1 जनवरी 2021, कितने में 1 लाख, और 31 दिसंबर को आपने इसको डेप्रिशिएट कर दिया, कितने से 10,000 से आपने इसको डेप्रिशिएट किया, और उसकी बुक वैल्यू किस पे आ गई 90,000। अब आपने उसकी रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन किया और वो कितनी आ रही है 72,000। तो आपके पास इस तरह इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, जिसको कहाँ भेज दिया, इनकम स्टेटमेंट में, और कितने का हुआ 18,000। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जब बेटे 31 दिसंबर 2022 के लिए डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करना है, तो वो कौन सी वैल्यू की बेस पे कैलकुलेट करें, 72,000 वैल्यू की बेस पे। और अगर रिवाइज स्क्रैप वैल्यू हुई तो माइनस, और डिवाइड किससे करें, कितनी लाइफ थी पहले, 1 ईयर पास हो चुका, रिमेनिंग लाइफ कितनी 9। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना आएगा, कितना आएगा 8,000 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा। ये चीजें सीख कर आए हो। अब इम्पेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट होगी, यस, इम्पेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट होगी, यस। जिस तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस की एडजस्टमेंट होती है, जिस तरह रिवैल्यूएशन डेफिसिट की एडजस्टमेंट होती है, इसी तरह इम्पेयरमेंट लॉस की भी एडजस्टमेंट होगी। तो करते हैं। ये प्रीवियस ईयर इम्पेयरमेंट लॉस का क्या था, कैरी डाउन। इस साल आते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस का ब्रॉड डाउन कितना है भाई 18,000। इसमें एडजस्टमेंट करें, 2 तरीके हैं एडजस्टमेंट के, या तो 18,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ कितनी है 9, कितना आता है 2,000 आता है। या फिर एक और काम कर सकते हैं, इससे पहले डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना था 10,000, अब कितना एक्सपेंस है 8,000, 2,000 का फर्क है। तो चाहो तो यूं एडजस्ट कर लो, चाहो तो डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस का डिफरेंस ले लो। तो मेरे पास कैरी डाउन कितना आया, ये याद रखना आपने, ठीक है। अब बुक वैल्यू मेरे पास कितनी है इस ईयर के एंड में, पहले तो ये बताओ बुक वैल्यू कितनी आई 72,000 माइनस 8,000, टेल मी 64,000। उसके बाद कोई चेंज आया, देखते हैं। अच्छा भाई उस टाइम में, अच्छा अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई हुई है ऑन दैट डेट 95,000 रिकवरेबल अमाउंट हो गई। कितने का फर्क है 31,000 का क्या है सरप्लस। एडजस्टमेंट करो, कैसे करोगे सरप्लस की एडजस्टमेंट, आपने इसकी रिवर्सल एंट्री पास करनी है। मॉडल कौन सा यूज हो रहा है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में रिवर्सल की एंट्री क्या पास करोगे, कॉस्ट एसेट वाला मेथड, पहले वाला मेथड करवाइए। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया, क्रेडिट किसको करोगे रिवर्सल, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस को, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा भाई अब आपके पास यहां पे देखिए एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है 16,000। इस 16,000 ने ये अब आपके पास 31,000 का क्या हो रहा है सरप्लस। रिकॉर्ड करो, कैसे करोगे वन टाइम क्रेडिट या 2 टाइम क्रेडिट,
2 टाइम क्रेडिट करना